मैं आपको लेकर चलता हूँ आज से 1600 साल पहले के प्राचीन भारत में। उस समय हमारा भारत बाकी सभ्यताओं से काफी ज्यादा एडवांस था। उदाहरण के लिए बचपन से हमने जो भी हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है। अपनी एक्सिस पर घूमने से यह होता है, सूरज के चक्कर लगाने से सीजन चेंज होते हैं। तो इसके लिए हमारी किताबों में और जहाँ तक हमने पढ़ा है, हमारे मन में केवल दो ही नाम आते हैं, कोपरनिकस या फिर गैलीलियो। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि अभी गैलीलियो और कोपरनिकस का जन्म भी नहीं हुआ था। उसके हजारों साल पहले ही ये ज्ञान, ये नॉलेज और इनके रूल्स भारत में पहले ही एक महान मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के द्वारा बताए जा चुके थे। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि इस सौरमंडल में सूरज अपनी जगह फिक्स है और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है और अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है। ये सबसे पहले महर्षि आर्यभट्ट ने पूरी दुनिया को बताया और जो उन्होंने फॉर्मूले दिए, उन फॉर्मूले का यूज करके पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी निकाली गई। पर आप सबको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि जो दूरी आर्यभट्ट ने हमको निकाल कर दी थी, उस दूरी को आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉमर चैलेंज नहीं दे पाया। जितनी दूरी उन्होंने बताई, उतनी ही दूरी आज भी वैज्ञानिक कैलकुलेशन करके बताते हैं। आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इनके बारे में भी बताया। ग्रहण किस दिन होगा, किस महीने में होगा और किस साल में होगा, इसकी सटीक कैलकुलेशन आर्यभट्ट पहले ही बता देते थे, जब बाकी देशों में और बाकी सभ्यताओं में साइंस और मैथ का जन्म भी नहीं हुआ था। तब हमारा देश एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स इन सब में कितना एडवांस था। हमारा भारत ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। बाहर के देशों से लोग इंडिया में शिक्षा लेने के लिए आते थे। सबसे पहले इंडिया में अरब्स आए, उन्होंने यहाँ पर शिक्षा ली और फिर अरब के लोगों ने इस नॉलेज को रोमन्स और ग्रीक तक फैलाया और फिर हमारी ही नॉलेज पूरे के पूरे वेस्टर्न कल्चर में फैल गई। इसको वेस्टर्न लोगों ने अपने नाम पर पेटेंट करवाया, पर उन्होंने कभी भी इंडियंस को क्रेडिट नहीं दिया। लेकिन सच्चाई तो यही है कि आर्यभट्ट ने 1600 साल पहले ही पूरी की पूरी मैथमेटिक्स बता दी थी। उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया, जीरो और पाई की खोज भी की थी और यहाँ तक कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी बताया था। इनका जन्म 476 एडी के बिहार के पटना में हुआ था। इन्होंने केवल 23 साल की उम्र में ही पूरी मैथमेटिक्स आर्यभट्टिया नाम की किताब में लिख दी थी। उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ भी नहीं था, ना ही कंप्यूटर्स, ना ही टेलीस्कोप्स और ना ही कैलकुलेटर्स। लेकिन इसके बावजूद भी सब कुछ एग्जैक्टली कैलकुलेट करना कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना उस टाइम पर अपने आप में ही एक चौंका देने वाली बात थी। उस समय कुछ भी नहीं था, इसके बावजूद भी डेसिमल सिस्टम को बनाना, जीरो और पाई की खोज करना, ये वाकई में एक हैरान करने वाली बात है। और इनके बाद भारत में जितने भी मैथमेटिशियन आए, उन्होंने इन्हीं के काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने कुसुमपुरा में अपनी स्टडी कंप्लीट की और फिर नालंदा विश्वविद्यालय में भी रहे। इनके बहुत सारे कामों के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि काफी सारे वर्क्स खो गए हैं। वक्त के पन्नों में इनके काम भी दफन हो गए हैं। हमारे इंडिया में काफी सारी बुक्स तो ऐसी भी थी जिसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का जिक्र था। इनफैक्ट ऐसी टेक्नोलॉजी भी थी जो कि आज के समय में भी डिस्कवर नहीं हुई है। एटम्स, मॉलिक्यूल, स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, इन सब का जिक्र पहले ही हमारे वेदों में किया जा चुका है। लेकिन हमारे इंडिया के काफी सारे काम खो गए हैं। आर्यभट्ट की सबसे फेमस बुक आर्यभट्टिया, उस बुक में जो लिखा गया है वो चीज आज भी हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन सब का जिक्र उस किताब में पहले से ही है। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसके बिना ना आज, ना पहले और ना ही आने वाले समय में कोई भी सिविलाइजेशन सरवाइव कर पाएगी। पुराने वेदों से ही जीरो का जिक्र किया जाता है। अगर हम आज की दुनिया में देखें तो जीरो के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज जीरो से ही स्टार्ट होती है। अगर हम जीरो की हिस्ट्री जाने तो जीरो को एक नंबर की तरह इस्तेमाल करना इंडिया में शुरू किया गया था। इसे सबसे पहले आर्यभट्ट ने इस्तेमाल किया था। फिर इसके बाद ब्रह्मगुप्त ने जीरो पर कुछ रूल्स बनाए। पहले जीरो को एक डॉट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले इंडिया में जीरो को शून्य बोला जाता था, लेकिन जब ये मिडिल ईस्ट में पहुंचा तो इसे सिफ्र बोला जाता था। इटली में इसको जफेरो बोला जाता था और फाइनली इंग्लिश में इसको जीरो बोलना शुरू किया गया। तो शुरुआत से ही हमारे इंडिया में साइंस को एक अलग तरीके से समझाया जाता है और अब हजारों सालों के बाद वो जीन्स हमारे अंदर भी मौजूद हैं।
क्योंकि आज भी काफी लोग सुबह उठकर साइंस न्यूज देखने की बजाय राशि पढ़ना काफी पसंद करते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को साइंस समझाएं जो कि इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो वह इसको इतनी आसानी से नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर वही चीज आप उसे एस्ट्रोलॉजी से समझाओ, जैसे आज पूर्णिमा की रात है, आज चंद्र ग्रहण है, तो लोग उसे ज्यादा इंटरेस्ट के साथ समझेंगे, बजाय कि आप उन्हें डायरेक्टली साइंस समझाएं। तो ये हमारे इंडियन कल्चर का एक यूनिक वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है साइंस को समझाने का। इसी रीजन के चलते आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि आर्यभट्ट ने हमें मैथमेटिक्स के बारे में जितना कुछ भी बताया, उसमें कहीं पर भी किसी एक भी जगह डिजिट का यूज नहीं किया गया। पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन संस्कृत में दी गई है। सोचिए, बिना डिजिट के उन्होंने मैथमेटिक्स एक्सप्लेनेशन दिया, कितना ज्यादा एडवांसमेंट था। उन्होंने हमें 4 डिजिट तक पाई की वैल्यू कैलकुलेट करके दी। ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, एस्ट्रोनॉमी, इन सब के बारे में कितना कुछ बताया। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज भी जब हम किताबों में इस सब के बारे में पढ़ते हैं, तो कोपरनिकस, गैलीलियो और बाकी के वेस्टर्न साइंटिस्ट का ही नाम आता है। कहीं पर भी इंडिया का जिक्र नहीं होता और ना ही हमारे स्कूल कॉलेजों में इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। जबकि सच्चाई तो ये है कि इंडिया में काफी सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने हमें कितना कुछ समझाया, और बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम तो हमको पता भी नहीं है। हमें इनके बारे में समझना चाहिए और इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलानी चाहिए। तो दोस्तों, ये सब था आज की वीडियो में। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए।